नमस्कार साथियों, वेरी गुड इवनिंग। आज हम चर्चा कर रहे हैं 29 नवंबर 2023 के दैनिक जागरण को। तो दैनिक जागरण में फ्रंट न्यूज में आज कुछ स्पेशल था नहीं, तो आज हम डायरेक्टली आ गए हैं एडिटोरियल वाले पेज में। तो एडिटोरियल वाले पेज में हम सबसे पहले आज जलवायु परिवर्तन से संबंधित होने वाले कॉप 28 का सम्मेलन है। तो 28 सम्मेलन से पहले हम जान लेते हैं कि जलवायु परिवर्तन अगर होता है या जलवायु परिवर्तन के क्या-क्या दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव क्या-क्या पड़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO दुबई में आयोजित होने वाले कॉप 28 जलवायु शिखर सम्मेलन पर स्वास्थ्य स्वास्थ्य एजेंडे की प्रमुखता को रखने जा रहे हैं। इसका मकसद मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के गहराते खतरे को लेकर वैश्विक समुदाय को सचेत करना तथा सेहत की सुरक्षा के लिए जलवायु संकट को कम करने के प्रयास पर जोर देना है। दरअसल जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य के लिए एक बुनियादी खतरा प्रस्तुत करता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक आबादी का लगभग आधा हिस्सा जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र में रहता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के हिसाब से वैश्विक आबादी का लगभग आधा हिस्सा, अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में, अगर 7 अरब है, 7 अरब जनसंख्या है, तो उसका 3 से 4 अरब जो है जनसंख्या जनसंख्या जो है जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है, संवेदनशील उन क्षेत्रों में रहती है। जलवायु परिवर्तन असंख्य तरीकों से स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। चरम मौसमी घटनाओं से स्वास्थ्य और मौसम जीवन की हानि होती है। साथ ही इससे खाद्य प्रणालियों में व्यवधान और खाद्य पोषकता में कमी का स्तर बढ़ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि से बीमार होने या उच्च तापमान होने पर मृत्यु की आशंका बढ़ जाती है। स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर द लासेंट की सालाना रिपोर्ट बताती है कि पिछले 9 साल में गर्मी के कारण 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की मौतों की संख्या 85% प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक वार्षिक गर्मी से संबंधित मौतों में 5 गुना बढ़ोतरी की आशंका है। वहीं जलवायु परिवर्तन के कारण विभिन्न प्रकार के प्रदूषण में वृद्धि का मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भूमि, वायु और जल प्रदूषण से बीमारियों में फैलाव होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण मलेरिया, डेंगू मच्छरों जैसे मच्छर फैलने, संक्रामक बीमारियों या पानी से होने वाली बीमारियां जैसे डायरिया और हैजा का फैलना आसान हो गया है। बदलते मौसम के कारण जानलेवा संक्रामक बीमारियां भी फैल रही हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाली आपदाओं के से प्रवास और विस्थापन की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। इसकी वजह से अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने में कठिनाई होती है। विश्व बैंक का कहना है कि अगर जलवायु परिवर्तन की दिशा में ठोस कार्यवाही न की गई तो 2050 तक लगभग 21.60 करोड़ लोगों को विस्थापित कर सकता है। और मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन का खतरा सर्वविवादित है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव विस्तृत होने के साथ ही इससे बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। साथ ही मानव के स्वास्थ्य प्रतिरोधक क्षमता का हरण होता है। इससे जीवन प्रत्याशा में भी कमी होती है और राष्ट्रीय आय प्रभावित होता है। अतः एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए जलवायु परिवर्तन का खतरे को कम करना अत्यावश्यक है। तो जलवायु परिवर्तन के मल्टी डायमेंशनल प्रभाव, चाहे प्राकृतिक रूप से अगर बात करें, प्राकृतिक में अगर बात करें हम, प्रकृति में क्या प्रभाव, प्रकृति में प्रभाव पड़ेगा कि विश्व का हर साल जो है टेम्परेचर बढ़ेगा। जो साइक्लोन्स आते हैं, साइक्लोन जो चक्रवातों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, उत्पादकता में कमी आएगी, उत्पादकता में कमी, ये सारे जो है प्रकृति को प्रभाव पड़ेंगे। मानव में क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, मानव के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगा। साथ ही साथ वृद्धों की जो 65 वर्ष से ज्यादा है, 65 वर्ष से अधिक की गर्मी के कारण अधिक मौत होगी। साथ ही साथ जो है जो जीवों में बढ़ रही
बढ़ रही रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण मच्छरों और साथ ही साथ मलेरिया और भी जैसे संक्रामक रोगों की बढ़ोतरी होगी। तो और विस्थापन भी होगा जलवायु परिवर्तन के कारण, बाढ़ों की कमी के कारण, चक्रवातों की अधिकता के कारण विस्थापन होगा, गरीबी बढ़ेगी, भूखमरी आएगी, सूखा होगा। ये सारे जो है इम्पैक्ट होगा मानव पर, प्रकृति पर, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव होंगे। तो WTO और WHO का कहना है कि अगर इस पर खास विश्व बैंक और WHO का दोनों का कहना है कि अगर जलवायु परिवर्तन की दिशा में ठोस कार्यवाही न की गई तो 2050 तक और इस सदी के 21वीं सदी के अंत तक लगभग मानव जाति समाप्ति के कगार पर आ जाएगी। ये था जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव, और इस दुष्प्रभाव के मद्देनजर जो COP28 जो सऊदी अरेबिया में होने वाले हैं, COP28 का सम्मेलन परिणाम यह तय करेगा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कितना प्रतिबद्ध है। जलवायु परिवर्तन को लेकर दुबई में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP28 सम्मेलन आयोजित होने जा रहे हैं। पिछले COP सम्मेलन से लेकर नए आयोजन के बीच की अवधि वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों पर पश्चिम के जटिल विमर्श को दर्शाती है। जटिलता जलवायु परिवर्तन के लिए कारगर कदम उठाने के पश्चिम के मुखर पैरवी के ऐतिहासिक रूप से कार्बन उत्सर्जन की जिम्मेदारी स्वीकार करने के अनिच्छा विरोधाभास को भी दिखाती है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे चाइना की बात करें, अमेरिका की बात करें, रशिया की बात करें, फ्रांस, जापान, यूके की बात करें, तो ये सारे डेवलप्ड कंट्री और इनका कार्बन उत्सर्जन में भागीदारी ज्यादा है, फिर भी ये अपने स्वीकारते नहीं है कि ये देश जो है स्वीकार नहीं करते कि हम हमारे द्वारा इतना कार्बन एमिशन किया जा रहा है। कार्बन उत्सर्जन की जिम्मेदारी स्वीकार जिम्मेदारी की अनिच्छा विरोधाभास को दिखाती है। पश्चिम के इस रवैये के उन विकासशील देशों के लिए गहरे निहितार्थ हैं जो जलवायु परिवर्तन के बड़े भुक्तभोगी हैं। लॉस लॉस एंड डैमेज्ड फंड को नुकसान एवं क्षतिपूर्ति कोष इसका एक बड़ा उदाहरण है। पिछले COP सम्मेलन में आई इस संकल्पना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से पहुंचे नुकसान की भरपाई करना है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के अनुसार विकासशील जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक खामियाजा भुगतना पड़ा है। ऐसे में इन असंतुलनों को दूर करने के लिए एक खाका तैयार करने की हिमायत बहुत स्वाभाविक ही है। G77 समूह के साथ साथ ही चीन ने नुकसान और क्षतिपूर्ति कोष की पहल में प्रभावी भूमिका निभाई है। इस कोष को किसी देनदारी या मुआवजे के बजाय वैश्विक प्रतिबद्धता के रूप में देखा गया है। यह दृष्टिकोण जलवायु परिवर्तन के असंगत प्रभाव और अशुद्धता से दूर करने के लिए जो लॉस एंड डैमेज फंड का उपयोग उन सारे विकासशील देशों के लिए है जो विकासशील देशों और डेवलप्ड कंट्री जो भी जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे खतरों और उनका जलवायु परिवर्तन से हो रहे प्रभाव को दूर करने के लिए विकसित देशों के दायित्व को रेखांकित करता है। ये जो दायित्व है इसमें जो फंडिंग किया जाता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है और जो अविकसित देश है उनके लिए जो है गरीब देशों के लिए जो है इनको एक सपोर्टिव तौर के रूप में मदद की जाती है। इस कोष के मोर्चे पर प्रगति के बावजूद इसे धरातल पर उतारने की तमाम चुनौतियां भी हैं। मिस्र के आसवान में ट्रांजिशन कमेटी की चौथी बैठक के दौरान चर्चा और उसके बाद के अन्य बैठकों में इसकी जटिलताओं से साक्षात्कार हुआ है। विशेषकर इस पहलू को लेकर कि कोष को व्यवहारिक रूप में कैसे आकार दिया जाए। आबू धाबी में हुई 5वीं बैठक में जरूर और कुछ समाधान निकलता दिखता है जिस पर अंतिम निर्णय COP28 में होगा। इस सम्मेलन के दौरान यह कोष अस्तित्व में आया है तो वैश्विक जलवायु अभियान में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। हालांकि इससे पहले कुछ मुद्दों पर सुलझना होगा
सबसे पहले चुनौती तो इस कोष में योगदान के पैमाने को निर्धारित करने की है। इस मामले में विकासशील देश अतीत से चले आ रहे उत्सर्जन का हवाला देते हुए विकसित देशों से अधिक वित्तीय योगदान चाहते हैं। और जो विकासशील देश हैं वे विकसित देश से अत्यधिक योगदान चाहते हैं। वहीं अमेरिका और यूरोप सहित पश्चिम का तबका चाहता है कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी का व्यय साझा करें। इस बहस में एक व्यापक मुद्दा यह भी है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पश्चिम विकासशील देशों को पर्याप्त संसाधन नहीं उपलब्ध करा पाया है। पश्चिम ने 2009 में यह वादा किया था कि इसके लिए 2020 तक $100 अरब सालाना तक एक राशि उपलब्ध कराएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। ऐसे में नुकसान एवं क्षतिपूर्ति कोष में पश्चिम के योगदान को निर्धारित करने में COP28 एक अहम पड़ाव बनने जा रहे हैं। COP28 में दूसरी बड़ी चुनौती इस कोष के लाभार्थी देश को चिन्हित करने की होगी। COP27 में इस पर हुई बहस अति संवेदनशील देशों को परिभाषित करने पर केंद्रित रही है। उसमें क्षति के आर्थिक कारकों के इतर मूर्त और अमूर्त प्रभावों का पहलू भी शामिल है। के अलावा प्रभावी समुदायों के प्रत्यक्ष अनुभवों और सरकारों और संगठनों द्वारा एकत्रित किए गए डेटा असंगति का मुद्दा भी अल्प विकसित देशों के पास परस्पर जलवायु से जुड़े डाटा के विश्लेषण की क्षमता भी नहीं होती है। यह नुकसान एवं क्षतिपूर्ति के बड़े जोखिमों को लेकर उनके समर्थन और उनकी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्षतिपूर्ति लॉस एंड डैमेज फंड है, उनका उद्देश्य जो है उनकी क्षमता बढ़ाने को लेकर है और उनको जो रिस्क है उस रिस्क के प्रति जो है संवेदनशीलता को स्ट्रॉन्ग करने, उस इम्पैक्ट जो प्रभाव पड़ रहे उससे निपटने के लिए है। जैसे कि संपत्ति या फसल को आर्थिक नुकसान या आकलन किया जा सकता है, मगर होने वाले वहां के जीव क्षति, जैसे कहीं भी बाढ़ आती है तो बाढ़ से होने वाले जनधन की हानि, इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हानि, सबसे क्षतिपूर्ति के लिए जो है किया जाता है। नुकसान एवं क्षतिपूर्ति तय करना बहुत पेचीदा है। इसमें आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों पैमाने होते हैं। गैर आर्थिक पहलू के स्तर पर नुकसान का आकलन तो बहुत ही कठिन है। जैसे संपत्ति या फसल को हुए आर्थिक नुकसान का आकलन किया जा सकता है, मगर जलवायु परिवर्तन से सांस्कृतिक विरासत को पहुंची क्षति और पलायन को कैसे आंकेंगे? एक सहमति यह बन रही कि नुकसान और क्षतिपूर्ति को इस दृष्टि से देखा जाए कि जिनके साथ ताल नहीं बिठा जा सकती, मसलन जिन स्थितियों से बचा नहीं जा सकता है उनसे बचा बचा ही नहीं गया है। असाधारण स्तर पर ऐसी स्पष्टता बहुत आवश्यक है ताकि संसाधनों के व्यय में दोहराव से बचा जा सके। वित्तीय संसाधन उन पर ही व्यय किए जाएं जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। तीसरी चुनौती यह तय करने की है कि नुकसान से हुई क्षतिपूर्ति के लिए कितने वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। ऐसे नुकसान का आकलन करने के लिए कोई ढांचा नहीं और नुकसान की प्रकृति की भी अलग-अलग प्रकार की होती है। जलवायु परिवर्तन नुकसान पर नजर रखने के लिए एक मानक ढांचा बनाए जाने का प्रस्ताव है। इसमें EMDAT एवं हुंडई फ्रेमवर्क मॉनिटर जैसे मौजूदा डेटाबेस और फ्रेमवर्क की मदद ली जा सकती। जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौती से निपटने के लिए उनकी फंडिंग का उपयोग करने के लिए बहुत सारी चुनौती है। उनके डेटा तैयार करने में इसकी सफलता विकासशील देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। और अगर ये जो COP28 होने जा रहे हैं इसमें अगर जो भी प्रस्ताव लाए जाएंगे, इसकी सफलता विकासशील देशों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिसमें पश्चिमी देशों के अतीत से आ रहे उत्सर्जन भारी कीमत चुकाई है। यह कोष अन्याय को दूर करने की दिशा में एक पहल कदम होगा। तो ये था ये इस आर्टिकल को आप जीएस पेपर वन में कनेक्ट कर सकते हो। जीएस पेपर वन की पर्यावरण जीएस पेपर वन में ज्योग्राफी सेक्शंस में और साथ ही जीएस पेपर 3 में
में पर्यावरण शिक्षण से इसको लिंक करके देखा जा सकता है, लिंक कर सकते हैं, इन मुद्दों को समझा जा सकता है। एक जीएस पेपर जो है जीएस पेपर 3 का इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 आतंक के वित्तीय स्रोत, आतंकवादों को कहां से, आतंक केवल विषैली विचारधारा के माध्यम से नहीं फैलता, वह आतंकी संगठनों को धन उपलब्ध कराने से भी फैलता है। केवल थॉट प्रोसेस से नहीं बढ़ता, उनको फैसिलिटी मुहैया कराने के लिए, जैसे आर्म्स औजार मुहैया कराने के लिए जो वित्तीय सहायता देने से भी फैलता है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने विभिन्न एजेंसियों को यह अधिकार दिया कि वे बिना देरी में आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद देने वालों के खिलाफ कार्यवाही करें और 24 घंटे में उनकी संपत्ति जब्त करे। वह समय की मांग है। अपने देश में आतंकी और अलगाववादी समूह के साथ साथ मतांतरण के जरिए सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने वाले संगठन इसीलिए सक्रिय है, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं से वित्तीय मदद मिलती है। हालांकि आतंकी फंडिंग को रोकने के कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी भी उसे पूरे तौर पर रोका नहीं जा सका है। पिछले दिनों ही उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एक व्यक्ति के खाते में 30 लाख रुपए भेजे गए। यह धन फर्जी पते से खोले गए एक खाते के जरिए भेजा गया था। इसी तरह जम्मू कश्मीर में रहकर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जो बताते हैं कि आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद देने वालों पर पूरी तौर पर रोक नहीं लगा जा सकी है। जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का काम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई अभी भी कर रही है। हालांकि पाकिस्तान आर्थिक रूप से कंगाली के हालात में पहुंच गए हैं, लेकिन वह भारत के लिए खतरा बने आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद देने से बाज नहीं आ रहा है। देश में संदिग्ध किस्म के कुछ संगठन ऐसे भी हैं जिन्हें समाज सेवा की आड़ में देश विदेश से आर्थिक मदद मिलती, तरह मादक पदार्थों की तस्करी में भी आतंकी संगठनों की आर्थिक जरूरतों को पूरा किया जाता है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि हाल के समय में कई मामले सामने आए हैं जिनसे यह पता चलता है कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के साथ पूर्वोत्तर के आतंकी और अलगाववादी गुट मादक पदार्थों की तस्करी के जरिए खुद को आर्थिक रूप से सशक्त कर रहे हैं। और यह एक तथ्य है कि मणिपुर हिंसा की आग में इसलिए जला क्योंकि राज्य सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर शिकंजा कस रही थी। एक समय था जब हवाला के जरिए आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद दी जाती थी। अब काम क्रिप्टो करेंसी के जरिए भी किए जाने लगा है। क्रिप्टो करेंसी के कारोबार को लेकर प्रभावी कानून न होने का फायदा साइबर अपराधियों के साथ आतंकी संगठन भी उठा रहे हैं। जिस तरह आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद देने वाले स्रोत पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, उसी तरह नक्सली संगठनों को वित्तीय स्रोत बंद करने के भी आवश्यक है। इसी के तहत तह में की जाने की आवश्यकता है कि आखिर आतंकी संगठन और नक्सली संगठन आधुनिक हथियार और विस्फोटक हासिल करने में कैसे सक्षम है। आतंकी फंडिंग रोकना, आतंकवाद को रोकने, नक्सलवाद को रोकना चुनौती का एक गेट माना जाता है। जब आतंकी फंडिंग रोक दी जाती है तो उनके लिए जो औजार और साथ ही साथ आजीविका जो उनके राशन सारे स्टॉप हो जाते हैं। तो आतंकी फंडिंग रोकना ही सबसे बड़ी चुनौती है। आतंकी फंडिंग आजकल जो टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, क्रिप्टो करेंसीज और सारी टेक्नोलॉजीज, ड्रोन्स की मदद से जो फंडिंग पहुंचाई जाती है, तो आतंकी फंडिंग को रोकना ही सबसे बड़ी चुनौती है। और आतंकी फंडिंग को अगर रोक लिया जाता है तो 17 to 18% जो है, 70 से 80% आतंकवाद और नक्सलवाद को रोका जा सकता है। अभी सरकार है ऐसे टेक्नोलॉजीज की, ऐसे नियम की, ऐसे कानून की, ताकि जो है न केवल देश क्षेत्रीय रूप में बल्कि ग्लोबली रूप में इसके संगठनात्मक सहयोगात्मक रूप से इसको इस चुनौती से निपटने की जरूरत है।
ताकि न केवल एक देश में, भारत में, बल्कि पूरे देश में आतंकी संगठनों का सफाया किया जा सके। और साथ ही अगर देश की आंतरिक सुरक्षा की बात करें, एकता अखंडता की बात करें, तो देश की एकता अखंडता के लिए जो देश की एकता अखंडता बनाए, भाईचारे बनाए रखने की, देश की संप्रभुता बनाए रखने की, आतंकी स्रोत रोकना बहुत जरूरी है कि जो सुरक्षा एजेंसीज हैं और अधिक सचेत रह के काम करने की जरूरत है। तो इसको जीएस पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी से आप लिंक कर सकते हो। जीएस पेपर 1 के जो पर्यावरण सेक्शन और ज्योग्राफी सेक्शन से जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 1 से लिंक किया जा सकता है। तो ये था आज के हमारे यूपीएससी सिलेबस से मैच करते हुए कुछ आर्टिकल। आई होप कि आप समझे होंगे और इसको लिंक कर पाए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ और सिलेबस के साथ। तो मिलते हैं कल के सेशंस में कुछ नए आर्टिकल्स के साथ जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए यूपीएससी के सिलेबस से मैच खाता हूँ ऐसे आर्टिकल के साथ। अगर यह सेशंस आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो और कैसे सुधारा जा सकता है इस वीडियो को, और कैसे